ओके जी, लेट्स स्टार्ट 1.7। अच्छा देखिए 1.7 में जो आपको हेडिंग नजर आ रही है ना, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? जी हाँ, इसको आप दोनों ही तरह से कह सकते हैं। लीनियर इंडिपेंडेंस इसकी हेडिंग डाल दें या लीनियर डिपेंडेंस डाल दें, दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो मैं पहले आप इसको एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी कि क्या रियली है। मैथमेटिक्स बाद में देख लेंगे, ठीक है? ओके, सो फर्स्ट कर लेते हैं। आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है? कितने वेक्टर्स हैं? दो। मतलब एक सेट बना लेता हूं मैं जिसमें दो वेक्टर रखता हूं मैं, 1 2 एंड 3 6। ओके, 1 2 और क्या है? 3 6। थोड़ा सा जरा इसको नीचे कर लेते हैं। चलें जी, नीचे कर लेते हैं। 1 2, क्या लिखा था? 3 6। अब आप मुझे बता सकते हैं इन वेक्टरों में क्या खास बात है, आपस में क्या है इनका? हाँ, सेकंड वाला जो है पहले का है, ट्वाइस है। अच्छा, एक और सेट ले लेते हैं, 1 2 3 5। इनमें कोई रिलेशन है इन दो वेक्टर्स में? नहीं है ना? तो बस यही सेट है, ये डिपेंडेंट सेट है, ऊपर वाला डिपेंडेंट है। बस ये आइडिया। डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि एक वेक्टर जो है वो दूसरे का मल्टीपल है। अगर दो वेक्टर्स के सेट की बात कर रहे हैं, अगर तीन की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें डिपेंडेंसी कई तरीकों से आ सकती है। मिसाल के तौर पर तीन वेक्टर्स हैं, ठीक है, मगर वही बात हो रही है कि थर्ड वेक्टर फर्स्ट का ट्वाइस है, मिडल कुछ भी हो, तो भी वो सेट क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट हो जाएगा, राइट? या थर्ड वेक्टर जो है वो पहले दो का लीनियर कॉम्बिनेशन है। लीनियर कॉम्बिनेशन पता है ना क्या होता है? मतलब पहले वेक्टर को मैंने दो से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को चार से ऐड किया, तो मैंने देखा कि थर्ड वेक्टर डिस्कवर हो गया, तो वो सेट भी क्या है? डिपेंडेंट है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा, ना तो कोई किसी का मल्टीपल है, ना ही कोई वेक्टर रेस्ट ऑफ का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो वो सेट क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट कहलाएगा। अच्छा, ये तो कंसेप्ट हो गया। अब इसको मैथमेटिकली कैसे देखें? अब एक और बात सुने, आपको वेक्टर्स दिए हुए हैं ना, आप वेक्टर्स की मदद से ए बना सकते हैं ना। मतलब है कि ये जो 1 2 एंड 3 6 है ना, इसका आप ए बना सकते हैं। क्या हो जाएगा? 1 2 3 6, ठीक है? 1 2 3 6। मेरे ख्याल में क्यों ऊपर लिख रहा हूँ, नीचे जगह है तो सही मेरे पास। मैंने ये सेट बनाया। क्या लिखा था? 1 2 और क्या था दूसरा? 3 6 था ना? एक दूसरा सेट बना लेते हैं। वो क्या था? 1 2 एंड 3 5 था ना? तो हमें आइडिया हो गया कि ऊपर वाला डिपेंडेंट है, नीचे वाले क्या है? इंडिपेंडेंट है। अच्छा, अब यही ये जो है ना, इसकी मदद से आप एक सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन भी बना सकते हैं। ax इज इक्वल टू 0, इसकी भी बना सकते हैं, आप इसकी भी बना सकते हैं, ठीक है? अब जरा नोट करें, अभी आपने ऊपर क्या बताया था कि ये जो आपका 3 6 है ना, ये 3 टाइम्स 1 2 है, यही बताया था ना? यही बताया था ना? अब हम इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, जरा गौर से देखिएगा। 3 टाइम्स 1 2 माइनस 1 टाइम्स 3 6 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। देख सकते हैं ना? अब आप मुझे ये बताओ, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है? ये बता रहा है कि उसका एक सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है, 3 - 1।
भाई ax इक्वल टू 0 अगर सॉल्व करेंगे तो x1 और x2 की वैल्यूज आएंगी ना, जो इसी को तो सेट, देखिए वो मैं बता दूं थोड़ा, असल में तो ये चीज आती है ना, अगर x इसका सोल्यूशन है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, a x सोल्यूशन वेक्टर है, मैं खाली इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, x जो है वो सोल्यूशन वेक्टर हो गया। अच्छा ये तो वही हो गया यार, नहीं ऐसे नहीं, हम इसको फिर इस तरह से लिख सकते हैं, सारा ही उड़ गया, चल हम दोबारा से बनाने की कोशिश करते हैं। वही वाला केस लेते हैं पहले, कौन सा, डिपेंडेंट वाला, ठीक है, 1 2 3 6। इस केस में हमारा जो रिलेशन बना था वो ये बना था, 3 6 1 टाइम्स 3 6 माइनस 3 टाइम्स 1 2 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। चले आप ऐसा अगर नहीं लिखना चाहें तो ऐसे लिख लो यार, -3 1 2 और दूसरा क्या है +1 टाइम्स 3 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये वाला सिस्टम सॉल्व करूं, ax इक्वल टू 0, जिसमें a जो है वो ये है, मतलब ये लाइनें हटा दें, पहला कॉलम 1 2 कर दें, दूसरा क्या कर दें 3 6, तो जब मैं इस सिस्टम को सॉल्व करूंगा तो इसका जो है ना ये वाला आंसर आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू -3 एंड x2 इज इक्वल टू 1। बल्कि ना सिर्फ ये आएगा, आपको पता है ना, अगर इनहोमोजीनियस का कोई नॉन जीरो सोल्यूशन होता है तो फिर क्या होता है, उसका मल्टीपल भी सोल्यूशन होता है ना। तो अगर -3 1 सोल्यूशन है इस सिस्टम का, तो इस सोल्यूशन का मतलब यही है ना कि मैं पहले वेक्टर को -3 से मल्टीप्लाई करूंगा, दूसरे को 1 से करूंगा, तो मुझे 0 आना चाहिए, ये वेरिफिकेशन हो रहा है ना। लेकिन अगर इसका कोई नॉन जीरो सोल्यूशन नहीं है तो फिर सोल्यूशन क्या होगा, 0 0। इसका मतलब ये होगा कि वो जो दो वेक्टर्स है ना वो एक दूसरे का मल्टीपल ही नहीं है, इसलिए कि अगर मल्टीपल होते लाइक दिस तो फिर इसका क्या आ जाता हमारे पास, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाता, राइट। तो आप इसमें, मैं असल में जो समझाना चाह रहा हूँ, क्या आप देख रहे हैं कि जो डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी रिलेशन है, इसका एक होमोजीनियस सिस्टम से ताल्लुक होता है। होमोजीनियस सिस्टम कैसे बनता है, ए पहला कॉलम पहला वेक्टर, ए का दूसरा कॉलम दूसरा वेक्टर। तो अगर इस सिस्टम का देखें 0 0 हमेशा सोल्यूशन होता है, ये तो याद है ना। अगर इसके अलावा कुछ नहीं है तो वो वेक्टर्स होंगे इंडिपेंडेंट, लेकिन अगर 0 0 के अलावा भी कोई सोल्यूशन है तो वो वेक्टर्स क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। इसलिए कि वो जो नॉन जीरो सोल्यूशन है ना वो आपको रिलेशन बताएगा कि कौन किसका मल्टीपल है, ठीक है जी। तो अब एक काम करते हैं, पहले आप एक काम करो कि ये जो सिस्टम है ना इसको सॉल्व करके देखते हैं, क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है। देखते हैं कि इसका ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा है या नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा है। तो उसके लिए ये सिस्टम चूंकि अगले पेज पे सॉल्व हो चुका है, लिहाजा मैं आपको अगले पेज पे ले जाता हूं, फिर वापस आएंगे यहाँ पे, डोंट वरी, वापस आएंगे। ये जनाब मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ, आई विल कम बैक टू दिस, ओके। ज्यादा आगे चले गए, थर्ड सेकंड, ये राजना, ओके। क्यों भाई, ये वही वेक्टर नजर आ रहे हैं ना, 1 3 5 2 5 9 -3 9 3, जिनके बारे में हम फैसला करना जा रहे हैं कि ये डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट है। तो हमने क्या किया, हमने इसकी जो है ना, हमने कहा कि चलें, ये हम कहाँ आ गए हैं, हमने ये कहा, क्या कहा, हमने ये कहा कि साहब ये वाले जो वेक्टर्स हैं ना, हम इसकी एक होमोजीनियस सिस्टम बना के सॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, होमोजीनियस सिस्टम। देखिए होमोजीनियस सिस्टम कई तरीकों से लिखा जा सकता है, ये भी होमोजीनियस सिस्टम है,
जो इन वेक्टर से बना है, और ये भी होमोजेनियस सिस्टम होगा, ax इज इक्वल टू 0। लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आप यही पहुंचेंगे। ये कहां से आया है? ये पहले जो 3 कॉलम है ना 135 259 -39, ये यही तो है, ये वाले ये वाले ये वाले, या ये ए के क्या है कॉलम्स हैं, और ये चीज क्या है 0 0, ये इसका राइट साइड है। ठीक है, सॉल्व किया, यहां पहुंच गया। क्या पता चला इस आखिर से, इस सिस्टम का सोल्यूशन क्या है, यूनिक है या, चलें ये कह लेते हैं ट्रिवियल है। यानी ट्रिवियल तो हमेशा ही होता है ना यार, नॉन ट्रिवियल हो ना हो, ट्रिवियल तो होता है। क्या इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है? वजह क्या है उसके होने की? फ्री वेरिएबल से, इसका मतलब इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। यही लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसलिए कि अगर इंडिपेंडेंट हैं तो जो सिस्टम है उसका सोल्यूशन सिर्फ 0 0 आना चाहिए, और 0 0 0 जब ही आता है जब उसमें कोई फ्री वेरिएबल ना हो। फ्री वेरिएबल ही तो आपको वेराइटीज ऑफ सोल्यूशन देता है ना। अच्छा, अब x3 इज ए फ्री वेरिएबल, देयर आर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। अब आप एक काम करो, मुझे एक सोल्यूशन बता दो, बस एक सोल्यूशन यहां से निकाल के। वो तो है, उसको तो छोड़ दो, नॉन ट्रिवियल। देखिए नॉन ट्रिवियल ऐसे होगा कि ये इक्वेशन, देखिए इसको हमने उसमें नहीं रिड्यूस किया इकोलोन फॉर्म में, सॉरी इकोलोन में तो है, रिड्यूस इकोलोन में नहीं है। लेकिन मैंने बताया ना, रिड्यूस इकोलोन जो होता है ना वो प्रीफर्ड है, लेकिन सोल्यूशन नॉन इकोलोन से भी आ जाता है, थोड़ा सा काम ज्यादा करना पड़ता है। तो मुझे बताओ ये वाले जो नंबर हैं इसको क्या लिखूं मैं, इनकी इक्वेशन बताओ ना। यही है ना, मैंने भी पहली इक्वेशन नहीं लिख रहा, मैं दूसरी यही लिख रहा हूँ, राइट। इसमें कौन सा वेरिएबल फ्री है? x3। हाँ जी, x3 को हम 1 रख देते हैं। x3 को अगर हम 1 रखेंगे तो x2 क्या आ जाएगा? x2 18 आ जाएगा भाई। और अब जब ये दो वैल्यूज आप यहां रखेंगे ना तो x1 -33 आएगा। क्या आएगा? -33, राइट। तो ये देखो, अब आप मैजिक देखें, ये -33 है, x2 कितना था 18, और x3 कितना था 1। अब आप कंफर्म करके देख लो ना यार, 18 2 36, और ये -33 यहां से आ जाएंगे, -3 वहां से आ जाएंगे, ऊपर वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। मिडल वाले, ये मिडल की देख लेते हैं, -99 और ये 90 आ जाएंगे, और वो +9 आ जाएंगे, तो वही हो गया 0। आखिर में क्या आएगा भाई? ये 165 हो जाएंगे माइनस के, यहाँ से 171, सॉरी ये 165 होंगे ना, यहाँ से 172 आएगा दरमियान में से, यहाँ से 3 आएगा, तो ये भी मिलकर क्या हो गया? 0। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यही हो गया ना भाईजान कि ये 3 वेक्टर्स क्या हो गए? डिपेंडेंट हो गए। और ये कहलाता है डिपेंडेंसी रिलेशन। क्या कहलाता है? डिपेंडेंसी रिलेशन। इसको पता, आप एक और तरीके से भी लिख सकते हो। आप ये लिख सकते हो कि ये तो 1 है ना, आप ये लिख सकते हो ये वेक्टर जो है 33 टाइम्स दिस, माइनस से प्लस क्यों हो गया? इसलिए कि ये मैं उठा के इधर ले गया हूं, सही है। तो ये वाला पहला वाला वेक्टर जो है, सॉरी आखिरी वाला वेक्टर क्या है? 33 टाइम्स फर्स्ट -18 टाइम्स सेकेंड। क्लियर हुआ? यहां पे लिख दूं v3 किसके बराबर हो गया? यहीं से देख के लिख रहे हैं हम, यहां से, ये तो 1 है ना। जल्दी बताओ v3 किसके बराबर हो गया? 33 v1 -18 v2। ये अब आप कंफर्म करके देख लें, खुद ही कंफर्म करके देख लें कि अगर आप पहले वेक्टर को 33 से मल्टीप्लाई करें, चलो एक कंपोनेंट देख लेते हैं ना। पहले को आप करेंगे 33 से, अच्छा दूसरे को आप किससे कर रहे हैं? -18 से, तो 33 और -36 कितने आ गए? -3 हो गया ना कंफर्म, ये वाला एंटिटी। ओके जी, तो अब चलें पिछले पेज पे। अच्छा एक काम और कर जाते हैं इससे पहले, फर्स्ट कर लेते हैं ये 3 जो है हमारा 2 है, ये 3 हमारा क्या है? 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 2, ये लिखा जाएगा ना। अच्छा
यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 2, ठीक है, सिर्फ मैंने 3 को 2 किया और कुछ नहीं किया। इस ऑपरेशन के बाद ये 18 नहीं होगा, क्या होगा ये बताओ जरा जल्दी से, ये कौन सा होगा? ठीक है, पहले तो यहाँ पे 3 था ना, तो आप -5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर रहे थे। नहीं, 1 मिनट, सही है ना? पहले जब 3 था तो आप क्या कर रहे थे यार, जल्दी बताओ। आप पहली इक्वेशन को -5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे थे ना, तो यहाँ पर 18 आ रहा था ना, -15 और 3 18, अब क्या आएगा? अब 17 आएगा भाई। मैंने एक कम कर दिया ना, 3 की बजाय 2 कर दिया। लेकिन जब आप यहाँ जाएंगे तो ये जो है ना, ये चीज नॉन जीरो आएगी, 1 आएगी या कुछ भी आएगा, -1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा है यूनिक अगर है तो? 0 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से सेटिस्फाइड होगा, और कोई तरीका नहीं होगा, और कोई तरीका नहीं होगा। तो इस केस में ये वेक्टर्स क्या हो गए? इंडिपेंडेंट हो गए, एग्जैक्टली। तो आपने देखा कि वेक्टर की डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी, पहले तो एक आइडिया होना चाहिए कि क्या होते हैं, वो आपको मैंने समझा दिया था कि 2 वेक्टर के केस में एक दूसरे का मल्टीपल हो तो क्या होंगे? डिपेंडेंट होंगे। 3 के केस में भी यही होगा कि अगर एक दूसरे का मल्टीपल है या कोई एक रिमेनिंग का लीनियर कॉम्बिनेशन है, वो भी क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। लेकिन अगर इस किस्म की चीजें नहीं तो वो क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट। और ये मैथमेटिकली कैसे पता चलेगा? ax = 0 को सॉल्व कर लें, उसका हमेशा सोल्यूशन होगा ट्रिवियल। लेकिन अगर दिस इज द ओनली सोल्यूशन तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी आ गया तो वो क्या हो जाएंगे? डिपेंडेंट हो जाएंगे। और फिर वो रिलेशन, ये वाला रिलेशन जिसमें कम से कम एक x1 x2 नॉन जीरो, ये कहलाता है डिपेंडेंसी रिलेशन। क्या कहलाता है? डिपेंडेंसी रिलेशन। अब मैं शुरू करता हूं, पहले मतलब स्लाइड से दोबारा, ठीक है जी? ओके, so let's go to the first one. All right. ये कहाँ है? 2 पे बैठे ना, ये दोबारा से फर्स्ट। चलें जी, फर्स्ट आ गया भाई, फर्स्ट, ठीक है। Non-homogeneous system such as this can be viewed as a vector equation. और वेक्टर इक्वेशन का मतलब क्या है? कि ये एक होमोजीनियस सिस्टम सॉल्व हो रहा है, ओके, हैज ए ट्रिवियल सोल्यूशन, ये हमेशा होता है। इज दिस द ओनली सोल्यूशन, ये क्वेश्चन मार्क है। अब इस क्वेश्चन के 2 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं कि ये वेक्टर्स जो है ना इंडिपेंडेंट होंगे अगर क्या होगा? हैज ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन। और अगर क्या है? ये वेक्टर डिपेंडेंट होंगे अगर इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा। नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या है? कि सारे वेट 0 नहीं है, कम से कम एक वेट क्या है? कम से कम एक नंबर क्या है? नॉन जीरो है, राइट? तो बस ये कहानी है, किसकी कहानी? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। यानी पहले तो एक आइडिया होना चाहिए कि क्या होती है डिपेंडेंसी, और फिर एक मैथमेटिकल सपोर्ट होनी चाहिए कि अगर वेक्टर्स दिए जाएं, हाउ कैन वी डिसाइड कि ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। उसके लिए आप क्या करोगे? वो जो वेक्टर्स है ना, वो आप एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में डाल दोगे, और एक और वेक्टर, कौन सा वेक्टर? 0 0 लगा दोगे, जो भी हमने किया था ना अगले पेज पे। उसको आप इकोलोन फॉर्म में ले जाओगे। अगर तो कोई फ्री वेरिएबल नहीं आया, बात खत्म, वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर एक फ्री वेरिएबल आ गया तो फिर वेक्टर्स डिपेंडेंट भी हो जाएंगे, और वही सोल्यूशन जिसमें एक नॉन जीरो है, वो वेक्टर फॉर्म का सोल्यूशन क्या कहलाएगा? डिपेंडेंसी रिलेशन। क्या कहलाएगा? डिपेंडेंसी रिलेशन, ठीक है। चलें भाई आगे, ओके, राइट। ओके, चलिए नाम, इसको अब हम दोबारा से देख लेते हैं। जी, ये सारा काम हम कर चुके हैं। सवाल बस यही था कि डिटरमिन इफ सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अच्छा,
इसका जवाब दो हो सकते हैं, डिपेंडेंट भी और इंडिपेंडेंट भी। अगर ये इंडिपेंडेंट हो गया तो फिर तो बी नल एंड वाइड हो जाएगा ना, लेकिन अगर वो डिपेंडेंट हो गया तो फिर क्या करेंगे, लीनियर डिपेंडेंसी रिलेशन अमंग B1 एंड B2। तो तरीका इसका क्या है, वही ये आपके पास वेक्टर इक्वेशन है और ये असल में इसी का एक दूसरा फॉर्म है। किसका दूसरा फॉर्म है, Ax इज इक्वल टू 0। और ये क्या हो रहा है, आगमेंटेड मैट्रिक्स। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हमें पता चल गया था कि हमारे पास फ्री वेरिएबल्स आ गया, तो हमने कहा x3 इज ए फ्री वेरिएबल, सो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, V1 V2 इज ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट। और फिर वो जो सोल्यूशन आ रहा है ना, कोई एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आप यहाँ लिख दें, तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा, ये इसका जवाब होगा, कौन सा, लीनियरली डिपेंडेंसी रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, चलें जी आगे। ओके, लेट्स गो फर्दर। ओके, बहुत आगे जा रहे हो भाईजान। चलें, ये तो हो गया डिपेंडेंसी रिलेशन। अब हम नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। नंबर 3 जो है वो ओके जी। अच्छा, ये काम तो हम अभी अच्छा, ये मेरे ख्याल है वो थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं। नहीं भाई, हम क्या हो गया, छोटा करना पड़ेगा लगता है। ओके, शरारत कर रहा है, बहुत ही छोटा कर देता हूँ यार, तंग कर रहा है मेरे को। क्या हो गया इसको, क्या हो गया, अच्छा प्रोजेक्टर से, मैं समझ रहा हूँ मेरे में गड़बड़ हो रही है। अच्छा हाँ, वो नजर आ रहा है इसको, मेरा ख्याल है वो नीचे करना होगा थोड़ा। ये है टेक्नोलॉजी है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ कुछ गड़बड़ है, वो ऊपर नजर आ रहा है। ज्यादा करना पड़ेगा इसलिए कि वो तो 60 जब रखा था ना, जब दरमियान में कुछ क्विजेस के चांसेस थे। अब तो क्विजेस वैसे ही नल एंड वाइड हो गए, सिर्फ वो रह गया आपके असाइनमेंट। आप चाह रहे हैं सब वेटेज कम हो, मैं चाह रहा हूँ ज्यादा हो, तो देखो कहाँ जाके बात बनती है। अच्छा जी, चले, मेरे ख्याल में वो नंबर नजर आ रहे हैं आपको, क्या है पहली रो में, आपके पास तो लिखे हुए हैं ना, क्या है जल्दी बताओ क्या। हाँ बिल्कुल ठीक है, और मतलब है आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर जो है ना, हमें असल में पता क्या करना है, यहाँ पे हमने आ, ये जो दो इक्वेशन है ना, वही लिखना है जो हम पहले लिख चुके हैं। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या है, x1। अच्छा, एक इन्होंने एक और काम भी किया है, क्या काम किया है, पिछले पेज में तो हमने वो देखा था ना, क्या, इकोलोन फॉर्म, यहाँ पे ये रेड्यूस इकोलोन फॉर्म बन गई है, राइट, ठीक है, और दो ऑपरेशन किए हैं। तो रेड्यूस इकोलोन फॉर्म में एक फायदा होता है ना, डायरेक्ट यहाँ से आप लिख सकते हैं x1 किसके बराबर होगा, -33 x3, और x2 किसके बराबर होगा, 18 x2, और x3 क्या कहलाएगा, फ्री। ठीक है, तो यहीं से तो मैंने वो सोल्यूशन निकाला था कि x3 को मैंने क्या कहा था, 1 कहा था, एनी नॉन जीरो। तो जब x3 1 हो जाएगा तो x1 क्या आ जाएगा, -33, और x2 क्या हो जाएगा भाई, 18। और फिर यही वैल्यूज तो मैंने यहाँ रखी
दी ना, -33, 18 एंड 1, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -33, 18 एंड 1, और ये क्या हो गया था, वन पॉसिबल लीनियर डिपेंडेंस रिलेशन। ये वन पॉसिबल क्यों बता रहा है, उसकी एक वजह है ना, हमने यहाँ पर x1 को क्या दिया है, x3 को क्या लिया है, आप इसको 2 भी तो ले सकते हैं ना, तो फिर सारे नंबर ट्वाइस हो जाएंगे, तो वो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसलिए कि अगर सारे ट्वाइस हैं तो वो 20 टाइम्स भी हो जाएंगे, 30। बहरहाल दिस इज द वन पॉसिबल डिपेंडेंस रिलेशन, और इससे ये भी पता चल गया कि हमारे वेक्टर्स क्या हैं, डिपेंडेंट है। अब इसको अगर आप मजीद लिखना चाहें ना, और कहते हैं ना और ज्यादा आसान उर्दू में, तो आप इसको ऐसे समझो, V3 बराबर है 33V1 माइनस 18V2। असल में यहां से वो चीज समझ में आ जाता नहीं है, मेरा तीसरा वेक्टर जो है मेरे पहले दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, इस तरह लिखने से ये समझ में आ जाता है। तो इससे जरा ज्यादा आसानी से समझ में आता है क्या चीज, डिपेंडेंसी, यानी ये डिपेंडेंसी की नेचर भी बता रहा है कि भाई तीसरा वेक्टर कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि उसको आप V1 को 33 से मल्टीप्लाई कर दें, V2 को आप -18 से मल्टीप्लाई कर लें और ऐड कर लें। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ, रियल मीनिंग ऑफ डिपेंडेंस। ठीक है जी, राइट। चले जनाब आगे की तरफ, चलो आगे की तरफ से। ओके जी, ये ऊपर जा रहा है यार, अच्छा करने आए हो ठीक है, राइट। क्या हुआ, कोई नहीं है क्या, अभी भी एक लाइन ऊपर आ रही, चलें जब तक हम गुजारा कर रहे हैं, ठीक है। वो क्लियर इसलिए आ रहा है ना कि मैंने यहाँ पे साइज जरा छोटा कर दिया है ना ओके जी, चलें। तो ये फिर वही रिपीट हो रहा है, अ लीनियर कॉम्बिनेशन लाइक दिस कैन बी रिटन लाइक दैट। अब ये उल्टा चल गया, अभी तक तो हमने क्या किया था भाई, सिस्टम को सॉल्व करके वेट निकाले थे ना, तो लीनियर डिपेंडेंस रिलेशन लिखा था। अब कहता है डिपेंडेंस रिलेशन इस तरह से लिखे जा सकते हैं, और इसका मतलब तो वही हो गया ना यार कि ये जो जेंटलमैन है ये इसका सोल्यूशन है, किसका सोल्यूशन है, ax इज इक्वल टू 0 का, यही है ना, और x क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है। तो भी वही बात आ गई, बार बार रिपीट कर रहा है कि अगर होमोजीनियस का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो a के कॉलम्स डिपेंडेंट होंगे, बस यही लिखा हुआ है। Each linear dependence relation among the columns of A correspond to a non-trivial solution of AX is equal to 0, right? ठीक है। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे, ये वही बात आ गई दोबारा से कि होमोजीनियस का सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन क्या निकलेगा, 0 0 0 निकलेगा। नथिंग कैन बी रिटेन एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर्स। ठीक है जी, ऑलराइट, ओके चलते हैं जनाब, इधर बढ़ते हैं। ओके, नंबर 5। हाँ लेकिन जैसे बड़ा किया ऊपर चला गया छोटा ही कर लेते हैं। ओके जी, राइट। अच्छा देखते हैं, कहते हैं ना कहीं मैथमेटिक्स चल रही है, कहीं कॉमन सेंस चल रहा है, राइट। तो जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है तो बिल्कुल रोबस्ट है, राइट। अगर आपको 10 वेक्टरों को देखना है कि डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, आप क्या कर लो, होमोजेनियस सिस्टम को सॉल्व कर लो, बस खत्म। अगर उसका सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा है तो वो इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज डिपेंडेंट है, और वो डिपेंडेंट रिलेशन भी बन जाएगा। ये तो बड़ी, इसको कहते हैं ना, वो बड़ी ऊंची की बात है भाई। बात चीजें तो कॉमन सेंस से भी हो जाती हैं अगर वो ज़हन में रखें। कौन सी चीज, व्हाट्स द रियल मीनिंग ऑफ डिपेंडेंस एंड व्हाट्स द रियल मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या मीनिंग है डिपेंडेंसी की, समथिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अदर्स। इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है, नथिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर्स। ठीक है, तो अब जरा ये बताओ, अगर आपके पास एक वेक्टर है, अच्छा एक और मज़े की बात होती है कि वो जो बहुत ही सिंपल एग्जांपल होती है ना वो भी नहीं समझ में आती। देखें, अभी मैं आपको क्या क्या वो कहते हैं ना, हिंदी में भाषण दे रहा हूँ साहब, अगर एक चीज दूसरे का कॉम्बिनेशन हो जाए तो वो क्या होता है, डिपेंडेंट। तो भाई
अगर एक ही वेक्टर है तो वहां तो मैं कह ही नहीं सकता ना, एक ही वेक्टर है सिर्फ, तो उसको कैसे देखेंगे कि साहब ये सिंगल वेक्टर जो है वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? जहन में तो ये घुस गया ना कि एक से ज्यादा वेक्टर्स हो तो हम बातें करेंगे डिपेंडेंस इंडिपेंडेंट, एक वेक्टर हो तो कैसे डिसाइड करेंगे कि इटसेल्फ वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? वो हमेशा क्या होगा? अच्छा अब देखें, इसीलिए कहते हैं कि ये जो कहते हैं इसको कहते हैं हम आउटलायर्स, या ये बहुत ही सिंपल, इसके लिए आप फिर मैथमेटिक्स पर ही जाते हैं, फिर इंट्यूशन छोड़ देते हैं। मैथमेटिक्स क्या कहती है कि अगर दो वेक्टर्स हैं तो आप ये वाला काम करते हो ना, x1 v1 प्लस x2 v2 इज इक्वल टू 0, और इसको क्या करते हो आप सॉल्व करते हो ना, फिर आप ये कहते हो कि अगर सिर्फ और सिर्फ 0 0 सोल्यूशन आए तो वो क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट। ओ भाईजान आप एक काम करो, इसी डेफिनेशन को एक के ऊपर लगा दो, और v1 जुमला क्या लिखा हुआ है, ये नॉन जीरो। दो किस्म के वेक्टर होंगे, सिंगल वेक्टर है, एक नॉन जीरो और एक क्या है? जीरो। तो मैं पहले कौन सा ले रहा हूं? नॉन जीरो। मिसाल के तौर पर ये वाला वेक्टर 1 0 3, इसका क्या है? x10, ये देखो जवाब आ गया, इसलिए कि वो पहला कंपोनेंट ये जो जीरो है ना, ये वाला, इस जीरो को तो ये मतलब है ना 3 जीरो, तो x1 0 0 आ गया, दूसरा 0 बराबर 0, तीसरा क्या आ गया? 3x1 0, उसमें से भी x1 क्या निकला? 0। जीरो के अलावा कोई सोल्यूशन है? मैथमेटिक्स क्या कहती है कि अगर इस सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ जीरो सोल्यूशन हो तो ये क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। तो अब आपकी समझ में आ गया, एक वेक्टर अगर वो नॉन जीरो है तो हमेशा क्या होगा? अब मैं आता हूं दूसरे केस में, ये वाला केस फर्ज कर लें, v जो है वो जीरो वेक्टर है, क्या है? जीरो वेक्टर है। अब मैंने ये वाली इक्वेशन बनाई, x1 v1 इज इक्वल टू 0 0। अब बताओ क्या क्या जवाब दोगे, क्या आंसर है इसका? आप ये कहोगे कि x1 0, वो तो हमें हमेशा पता है x1 0 है, लेकिन अगर मैं x1 को 10 कह लूं तो आप चैलेंज कर सकते हैं, इसका 10 भी आंसर है, इसका 10 भी आंसर है। इसलिए आंसर है कि आपने ये जो v1 है ना, देखें आप इसको सॉल्व कर रहे हो ना यार, x1 v1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे दोनों ही जीरो हैं, ये तो है ही जीरो बाय डेफिनेशन, और यहाँ पे v1 भी क्या है? जीरो है। तो आपके पास जब इक्वेशन बनेगी ना वो इस किस्म की बनेगी, x1 0 0 0 इज इक्वल टू क्या लिखूं भाई? 0 0 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x1 जो है वो कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी। तो अगर ये नॉन जीरो हो गया तो फिर ये वाला वेक्टर जो है क्या कहलाएगा? डिपेंडेंट कहलाएगा। अब आगे बात क्लियर कि एक वेक्टर अगर वो नल वेक्टर है तो वो हमेशा क्या होगा? डिपेंडेंट, और अगर वो नॉन जीरो है तो क्या होगा? इंडिपेंडेंट। इसमें अब वो कंसेप्ट ना तलाश करें कि साहब अगर ये डिपेंडेंट है तो ये किन का कॉम्बिनेशन है, इसमें तो सिर्फ क्या है? एक ही बच्चा है, राइट? क्लियर? ठीक है, तो ये कहलाते हैं एक्सेप्शनल केसेस, स्मॉल केसेस। ठीक है, तो एक वेक्टर के केस में आप समझ गए ना, दोबारा से जरा समराइज कर दें कौन डिपेंडेंट होगा कौन इंडिपेंडेंट। नहीं, अब कॉम्बिनेशन का वर्ड छोड़ दें, से कॉम्बिनेशन कैसे करोगे? आप सिर्फ ये कहो कि x1 v1 इज इक्वल टू 0 का एक से ज्यादा सोल्यूशन आ रहा है, तो लिहाजा ये क्या हो गया? v1 साहब डिपेंडेंट हो गए। लेकिन अगर v1 नॉन जीरो है, नॉन जीरो का मतलब है एक कंपोनेंट भी डिफरेंट फ्रॉम जीरो है, तो इसका सिर्फ सोल्यूशन क्या आएगा? जीरो, ओनली जीरो। तो वो वाला केस, वो वाला वेक्टर क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट। वो छोड़ दें कॉम्बिनेशन, वो सिर्फ 2 3 4 में चलेगा, यहाँ पे सिर्फ क्या चलेगा? मैथमेटिक्स चलेगी ना। ठीक है, ओके, अब चलते हैं किसकी तरफ? दो वेक्टर्स की तरफ चलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको तवज्जो देनी होगी, घर जाके जरा सोचना होगा कि सर क्या कह रहे थे। ठीक है, 6 नंबर पे चलते हैं भाई, स्लाइड नंबर 6। ओके, राइट, सेट ऑफ टू वेक्टर्स। अच्छा, अब जो टू वेक्टर्स है ना, इसमें वो चीज आ जाएगी, बल्कि सबसे ज्यादा आसानी से आप जो समझ सकते हैं ना डिपेंडेंसी, वो दो वेक्टर से ही समझ सकते हैं। इसलिए कि दो वेक्टर्स में फिर आपको नजर आ जाता है, क्या नजर आ जाता है कि भाई क्या समथिंग इज ए मल्टीपल ऑफ अदर,
तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा, और अगर नहीं नजर आ रहा तो वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो जो दो वेक्टर है ना, वो बेस्ट एग्जांपल होती है समझने के लिए डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी को, राइट। तो अब जरा इसमें आप बता दीजिए, एक कलेक्शन है u1 v1, पहले सवाल का जवाब दें आप मुझे। डिटरमिन इफ u1 u2 इज लीनियरली डिपेंडेंट सेट और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। डिपेंडेंट आ गया जवाब, वजह, हाँ, यानी u1 जो है ये, बल्कि u2 जो है वो किसका मल्टीपल है, u1 का, तो ये कहाँ चला गया, डिपेंडेंट चला गया। ठीक है, क्लियर, यानी दोनों सेट क्या हो गए, डिपेंडेंट हो गए। जरा दूसरे का जवाब दें, v1 v2 का। इसलिए है कि साहब पहला जो है 2 1 है, दूसरा जो है 2 3 है। तो अगर आप कहेंगे कि साहब v2 v1 का मल्टीपल है तो कैसे हो सकता है, देखिए आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना 2 तो आ जाएगा, लेकिन 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रहेगा, 3 नहीं आएगा। क्लियर है ना, v1 v2 क्या है, इंडिपेंडेंट, और u1 u2 क्या थे, डिपेंडेंट। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसको आप मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैथमेटिकली, 2 1 4 2, और यहाँ पे क्या लिखूं मैं, 0 0, यानी आप क्या कर रहे हैं, होमोजेनियस सिस्टम सॉल्व कर रहे हैं। एक ही स्टेप में आपकी समझ में आ जाएगा। 1 2 0, दूसरा भी क्या है 1 2 0, एक स्टेप के बाद क्या हो जाएगा भाई, 1 2 0 0 0 0। तो फ्री वेरिएबल आ गया ना, और फ्री वेरिएबल आने का मतलब यही है कि डिपेंडेंट है, क्या, वेक्टर्स आर डिपेंडेंट। क्लियर हो गया। अगर आप डिपेंडेंसी रिलेशन लिखना चाहें ना, वो तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, यही डिपेंडेंसी रिलेशन है। लेकिन मैथमेटिक्स में थोड़ा ऑर्गेनाइज करते हैं। क्या ऑर्गेनाइज होता है कि सब चीज लेफ्ट पे होती है और राइट पे क्या होता है, जीरो होता है, और लेफ्ट पे क्या होती है, एक तरतीब से लिखते हैं, राइट। तो ये इस तरह से लिखना चाहिए हमें, 2u1 माइनस u2 इज इक्वल टू 0। यही क्या है, डिपेंडेंसी रिलेशन है। वो आपको यहां से भी नजर आ जाएगा। ये जो है ना, इसकी इक्वेशन वर्जन बताओ जरा, क्या है, x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं x2 को -1 दूं तो मेरा x1 क्या आ जाएगा, 2। यही तो है, ये 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -1। तो आपने देखा कि इस केस में आपको मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं थी, कॉमन सेंस से पता चल गया था कि डिपेंडेंट है, और कॉमन सेंस से ही हमें डिपेंडेंसी रिलेशन पता चल गया। लेकिन अगर आप कहते हैं यार मैं, मेरी कॉमन सेंस खराब है, जीरो है, मैथमेटिक्स में चले जाएं आप तो मैथमेटिक्स से भी वही आया कंक्लूजन। अच्छा, अगर आप ये वाला केस लेते हैं, इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनती, ये बनती ना 2 2 0 1 3 0। एक ऑपरेशन के बाद ये क्या हो जाता, मैं यही लिख देता हूं यार, जगह नहीं, ये 1 हो जाता, ये भी 1 हो जाता, सही है। दूसरे के बाद क्या करते, उसको माइनस कर देते, तो अब ये क्या हो जाता, 1 1 0 0 2 0। एक क्लोन फॉर्म आ गई ना, कोई फ्री वेरिएबल नजर आ रहा है, नहीं, तो इसका मतलब ओनली सोल्यूशन क्या है, 0 0। इसका मतलब है वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट। ठीक है जी। अब ये तो खाना पूरी है यार, क्या लिखूं यहाँ पे, जल्दी बताओ, व्हाट शुड आई राइट हियर। ये ऊपर लिख चुका हूं मैं ऑलरेडी, लिख चुका हूँ, या ऊपर बता दो, 2 लिखना है, बस खत्म हो गई बात। और फिर इसी को हमने, मैंने कहा था ना, इसको मैथमेटिकली हमने हर चीज लेफ्ट पे लानी है, तो नीचे क्या लिखूं मैं, कहाँ पे क्या लिखूं, u1 के साथ क्या लिखूं, -2 + 1, दिस मीन्स इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो दो वेक्टर्स क्या होंगे भाई, डिपेंडेंट अगर एक दूसरे का मल्टीपल हो, और इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब कोई भी किसी का मल्टीपल ना हो। आप मैथमेटिक्स से कर लें, मैथमेटिक्स का मतलब है ax = 0 सॉल्व कर लें, या कॉमन सेंस से कर लें आप, ठीक है। ओके जी, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, चलिए जनाब, अच्छा जी, अच्छा याद करें, ये जो v1 एंड v2 है ना, ये
पिछली स्लाइड से आ रहे हैं, तो आप जरा देख के बताएं पिछली स्लाइड्स पे V1 क्या था। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चलिए यहाँ लिख देता हूँ। व्हाट वाज V1 और V2 क्या था? 2 3 या फिर नजर नहीं आ रहा। चलो ऐसा करते हैं कि हम इसको नीचे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं V1 was 2 1 और V2 जो था वो आप लोगों ने कहा था 2 3। सही है। अच्छा फिर बात सुने, पिछली स्लाइड्स पे हमने इस पे काफी टाइम लगाया ना। एक तो कॉमन सेंस से बता दिया था, क्या कॉमन सेंस था कि ये इंडिपेंडेंट है। फिर हमने क्या किया था, सिस्टम सॉल्व किया था। मैथमेटिशियन एक तीसरे तरीके से भी इसको करते हैं। वो पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं फंडामेंटल डेफिनेशन में चले जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमने ये देखना है, क्या देखना है, V1 V2 डिपेंडेंट, तो हमें इस इक्वेशन को कंसीडर करना पड़ेगा। अब वो कहते हैं कि सपोज कर लें कि C नॉट 0 है। क्या कर लें? C नॉट 0। इसका मतलब है ये वाला रिलेशन जो है ना, ऐसे लिखा जा सकता है। सिर्फ ये बता दें कि V2 के साथ कोफिशिएंट्स क्या आएगा, माइनस D/C आएगा ना। तो देखें, आप C से डिवाइड कर रहे हैं ना, इसीलिए उसने ये कहा है। क्या कहा है कि C को नॉट 0 लें आप, वरना डिवाइड नहीं करेंगे। लेकिन अब आगे क्या कह रहा है, दिस इज इम्पॉसिबल सिंस V1 इज क्या है लिखूं, दिस इज इम्पॉसिबल सिंस V1 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ V2। इसका मतलब ये हो कि हमारा ये अजम्पशन रॉन्ग हो गया। कौन सा अजम्पशन रॉन्ग हो गया? नॉट 0 वाला। देखें, नॉट 0 से हमें क्या नजर आ गया कि वो उसका मल्टीपल है, लेकिन ये तो हो नहीं सकता। असल में इसको कहते हैं प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। आपने एक चीज अज्यूम की, एंड पे जाके कंट्राडिक्शन मिल गई, तो जो अज्यूम किया था वो रॉन्ग था। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका C क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। अब आपने वही काम दोबारा किया। आपने इसको इसको इस तरह से लिखा, dV2 इज इक्वल टू माइनस CV1। आपने कहा अगर D नॉन जीरो है तो फिर आपने इसको इस तरह से लिख सकते हैं, -C/D। लेकिन ये भी मुमकिन नहीं है। इसका मतलब है ये वाला अजम्पशन भी रॉन्ग हो गया। इसका मतलब ये तो वही हो गया जो हमने दूसरे तरीके से किया था कि ये जो कोफिशिएंट्स है ये दोनों क्या हैं, 0 है ना। हमें पहले से पता था कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन हम तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो मैथमेटिशियन जिसको कंट्राडिक्शन ज्यादा पसंद है वो इसी को प्रूफ कर रहा है कि अगर आप C को नॉन जीरो ले रहे हैं तो कंट्राडिक्शन आ रहा है, अगर आप D को नॉन जीरो ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, कंट्राडिक्शन आ रहा है। लिहाजा V1 V2 जो नीचे लिखे गए हैं, इसके लिए सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन बनता है जहां C भी 0 हो और D भी 0 हो। तो अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो इतना परेशान ना हो। राइट, आप पिछली स्लाइड में इसको 2 तरीकों से देख चुके हैं ना, 2 तरीके। बट इट्स गुड टू नो के एक तीसरा तरीका भी होता है देखने का। दिस मीन V1 V2 इज लीनियरली, क्या लिखूं यहाँ पे, इंडिपेंडेंट। यार वही पुरानी कहानी है। ठीक है, इंडिपेंडेंट। राइट। अच्छा, अब ये जनाब समरी क्या लिखा है, सेट ऑफ 2 वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ एटलीस्ट 1 वेक्टर इज ए मल्टीपल ऑफ द अदर। ये वही जो मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ। राइट, कि 2 वेक्टर में सबसे आसान यही चीज होती है समझने के लिए। और ये क्या है भाई, ये सेट ऑफ 2 वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ नाइदर ऑफ द वेक्टर इज ए मल्टीपल ऑफ द अदर। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। राइट। अच्छा, अब ये जो काम हो रहा है ना, ये इंटरेस्टिंग काम हो रहा है। अब ये देखें, एक कॉमन सेंस चल रहा था, फिर उसमें मैथमेटिक्स आ गई थी, अब उसमें ज्योमेट्री आ गई। क्या आ गई, ज्योमेट्री। तो वो जो U1 U2 थे ना, वो ये वाली पिक्चर है आपके पास, ये ऊपर वाली। ये U1 है और ये साहब क्या है, U2 है। तो देख रहे हैं आप, दोनों एक लाइन में आ रहे हैं, तो ये डिपेंडेंट हो गया। इस केस में क्या था, ये हमारा V1 था और ये हमारा क्या था, V2 था। तो अगर 2 वेक्टर ऊपर वाली पिक्चर में एक ही लाइन में आ जाएं तो वो क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो वो क्या हो जाता है, लीनियरली
हैं? अच्छा एक मिनट, बहुत अच्छा सवाल किया इन्होंने। आप एक काम करो ना, नहीं एक काम करो, मैं बता दूं क्या करना है आपको। आप जरा दोबारा से मुझे जल्दी से देख के बता दो कि U1 क्या था और U2 क्या था, ताकि जरा डिस्कशन में आसानी हो। क्या था U1? 2-1 और U2 क्या था? 4-2। अच्छा, और V1 क्या था हमारा? बल्कि वो तो यहाँ से नजर आ रहा है यार, ये देखिए यहाँ से 2-1 है और यहाँ से क्या है 4-2 है, नजर आ रहा है यहीं से। तो हमारा V1 मेरा ख्याल है 2-1 हो गया, ठीक है। और V2 क्या हो गया? 2-3। अब आप बताएं क्या कहना चाह रहे हो। आप बता दो ना उसके कंपोनेंट्स। U3 की बात कर रहे हो या V3 की बात कर रहे हो? U3 के, U3 इज 3-3, ठीक है। अच्छा देखें, अब ये इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया है। चलें, मेरे को तो पता है आप क्या कह रहे हैं, लेकिन आप खुद ही कह दें, पहले सवाल को कंस्ट्रक्ट करें। व्हाट इज योर क्वेश्चन? नहीं नहीं, पूरा बोलो ना अब यार, मैं इसलिए तो आपको आपके कोर्ट में गेंद डाल दी ना। आप बोलो कि माय क्वेश्चन इज U1 U2 U3 डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? सही बोलो ना, आगे क्लियर हो। समझ गए ना आप? ये कह रहे हैं, इन्होंने एक सवाल रेज किया है, Q1 U1 U2 U3 आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। आप ही में से कोई जवाब दे कि ये यस यानी डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? ये इंडिपेंडेंट हो गए। एक मिनट, मैं पहले ड्रॉ कर दूं आपके लिए। 3-3 जो है ना यहाँ जाएगा, 3-3 यहीं जाएगा ना, ये U3 हो गया, ठीक है। इन्होंने कहा कि U3 जो है वो उसका कॉम्बिनेशन है ही नहीं, तो लिहाजा ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन इंडिपेंडेंट सेट की प्रॉपर्टी है, वेक्टर की नहीं है। देखिए आपने U3 डाला है ना, 3-3, लेकिन ये तो अभी भी U1 तो अभी भी U2 का जो क्या है मल्टीपल है। तो भाई अगर 3 वेक्टर्स हो ना, मैंने पहले भी वार्निंग दी थी कि इसमें डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी के लिए टू मेनी एंगल्स होते हैं। सिर्फ ये देखना कि एक वेक्टर दूसरे का कॉम्बिनेशन नहीं है डज नॉट मीन कि वो इंडिपेंडेंट है। असल में यहाँ पर क्या हो रहा है, यस U3 नहीं है कॉम्बिनेशन, लेकिन U1 तो U2 का मल्टीपल है ना। 3 सेट में अगर 2 एक दूसरे का मल्टीपल हो जाए तो पूरा सेट डिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट जब होता ना तो U3 किसी का मल्टीपल होता, ना U1 किसी का, ना U2 का, ना U1। वैसे भी आप समझ गए होंगे कि R3 में अगर आप R2 में अगर आप 3 वेक्टर्स देंगे तो वो हमेशा डिपेंडेंट होंगे। R2 में अगर आप 2 से ज्यादा वेक्टर्स देंगे वो हमेशा क्या होंगे? डिपेंडेंट। उसकी वजह यह है कि R2 में आपके पास सिर्फ 2 डिग्रीज की फ्रीडम है मूव करने की। कितने डिग्रीज की? 2। तो उसमें 3-4 हमेशा क्या होंगे? डिपेंडेंट। असल में इसी इसी चीज का एक थ्योरम आई है, जिस थ्योरम का नाम है केस ऑफ टू मेनी वेक्टर्स। अभी आने वाली है, तो आप समझेंगे ना जहन में शुरू से। टू मेनी वेक्टर्स का मतलब क्या है कि डायमेंशन कम है और नंबर ऑफ वेक्टर्स ज्यादा है। डायमेंशन यही होती है ना, जो जो वेक्टर्स के क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। तो मेरे ख्याल इसमें तो क्लियर हो गया ना। असल में जो आपने एक और सवाल जो था, चलिए वो आगे खुद ही आ जाएगा, नवे मतलब इस स्लाइड्स में आ जाएगा। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग, इसकी हेडिंग ही बड़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ भाई, क्या लिखा हुआ है? आप कुछ भी ना पढ़े, आप कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि अगर किसी कलेक्शन में 0 वेक्टर आ जाए तो वो कलेक्शन हमेशा डिपेंडेंट होगा। क्यों होगा? आ, नहीं, ये मतलब आपके जहन में, ये तो सबके जहन में आ गया ना कि वो सेट डिपेंडेंट होगा, लेकिन आपका आर्गुमेंट थोड़ा सही नहीं है। कोई बताए ना। हाँ, देखें उसका तरीका पता है क्या होगा? आप इस डेफिनेशन पे वापस चले जाएं। किस डेफिनेशन पे वापस चले जाएं? एक, नहीं ग्राफ व्राफ छोड़ दें, इस केस में ग्राफ नहीं काम करेगा, इसलिए कि 0 वेक्टर तो नजर ही नहीं आएगा। वही मैं कह रहा हूँ ना, इसमें आप कह रहे हैं ना ग्राफ। देखें जब एक वेक्टर 0 हो गया तो वो तो ग्राफ में तो डॉट होगा, तो उससे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा क्या करना है। मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है। आपसे क्या कहा है?
जीरो वेक्टर है ना, किसी को भी जीरो ले लें, फर्ज कर लें ये वाला जीरो ले लेते हैं, ठीक है। अब आप देखें इसको जीरो रखा हुआ है ना, मैंने कहा इसको मैं 1 कर लेता हूं, बाकी सबको मैं जीरो कर देता हूं। अब ये वाली जो रिलेशन है ये वैलिड है या इनवैलिड है? वैलिड है ना, लेकिन इसमें जो नंबर है सारे जीरो तो नहीं है ना, एक नंबर क्या है, नॉन जीरो है ना, तो लिहाजा बाय डेफिनेशन क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, कैसे कि अगर कोई जीरो वेक्टर है ना तो वो लिखा जा सकता है एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, नहीं मेरे ख्याल है वो छोड़ दें, वो फिर जीरो लेना पड़ेगा, बस ये काफी है। ये जीरो वेक्टर का मतलब ये है, अगर आप कॉम्बिनेशन बनाओगे ना x1 v1 x2 v2 xp vp, तो जो भी जीरो वेक्टर है ना उसके साथ वाले नंबर को, जरूरी नहीं है 1 लें, आप 50 ले लें, 1000 ले लें, नॉन जीरो हो गया ना। बाकी जो सारे वेक्टर्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को क्या कर लें आप, जीरो कर लें। आपको याद है ना, नॉन जीरो का मतलब ये नहीं होता कि सारे नॉन जीरो हों, नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 1 डिफरेंट फ्रॉम जीरो। तो लिहाजा ये क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया, राइट। ओके जी, यही इसने प्रूफ में लिखा हुआ है। री नंबर, अच्छा इसने ये किया है कि आप री नंबर कर लें, ये कहता है कि री नंबर कर लें और आप v1 को जीरो ले लेना, राइट। तो उसमें आसानी होगी कि आप सिर्फ यहाँ पे 1 लिख दें, ठीक है, और यहाँ पे सब क्या लिख दें, जीरो लिख दें, लीनियरली डिपेंडेंट। अच्छा चौथा वही है जो अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, कौन सा, टू मेनी केस, ठीक है। टू मेनी केस, टू मेनी केस का मतलब क्या है, मोर वेक्टर्स देन देयर आर एंट्रीज, मोर वेक्टर देयर एंड, जो आपने पिछले एग्जांपल दी थी ना वो u1 u2 u3 की, वो यही तो था ना, u1 में भी 2 कंपोनेंट्स थे, u2 में भी 2 थे, u3 में भी 2 थे, लेकिन टोटल वेक्टर्स क्या थे, 3, तो हमेशा क्या होंगे, डिपेंडेंट। उसका मैथमेटिकल प्रूफ बड़ा आसान है, a set contains more vectors than there are entries in, then the set is linearly dependent। अच्छा अब ये देखें यहाँ पे कर रहे हैं, वेक्टर्स कितने हैं, p, और एंट्रीज कितनी है, n। ये अजम्पशन चल रहा है, इस अजम्पशन का वही मतलब है, आप इसको इस तरह से समझें, पिछले केस में जो था ना 2 कंपोनेंट्स और 3 वेक्टर्स, तो उसमें p क्या था और n क्या था, n2 है, p3 था, तो इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना ये, हाँ हाँ वही फ्री वेरिएबल है, वही इसी तरफ जा रहे हैं ना। जब आप ये वाला काम करोगे ना, मतलब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या नजर आएगा, जरा गौर से देखिएगा, आपके पास रो 1 आएगी, रो 2 आएगी और रो n आएगी, इसलिए क्या कंपोनेंट के हिसाब से रो चलती है ना। और वेक्टर्स कितने, पहला, दूसरा और आखिर में क्या आ गया, p आ गया। अच्छा वही कंसंट्रेशन के लिए वही काम करें आप, इसको आप 2 ले लें थोड़ी देर के लिए और इसको आप 3 ले लें, तो आपके पास 2 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल है, तो एक तो आया ही आया, क्या 3, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, मोर वेरिएबल्स देन इक्वेशन, इसका मतलब है नॉन ट्रिवियल, बल्कि इसमें ये लिखें, यहाँ पे दरमियान में एक चीज और डाल दें जो उन्होंने डाली, मोर वेरिएबल्स देन इक्वेशन, क्या लिखूं यहाँ पे, एटलीस्ट 1 फ्री वेरिएबल इज देयर, ठीक है ना, एटलीस्ट 1 फ्री वेरिएबल, 1 फ्री वेरिएबल, ठीक है जी। कॉलम्स ऑफ ए आर लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। एंट्रीज, हर वेक्टर की एंट्रीज, और पी क्या है, नंबर ऑफ वेक्टर्स। अभी वही मिसाल दोबारा कर लेते हैं यार, क्विकली कर लेते हैं। 3 वेक्टर्स थे ना u1 u2, जल्दी से बताओ u1 क्या था, 2 1 था ना, या 1 2 था, 2 1, और u2 क्या था 4 2, और u3 क्या लिया था आपने, 3 3 3 लिया था ना, और यहाँ 0 0 है। अब आप खुद ही बता दो यार, चलें यहाँ पे तो हमने एक और केस लिया है ना कि 2 1 और 4 2 मल्टीपल थे, उसको भी छोड़ दें आप, चलें यहाँ पे आप 4 3 कर लें आप। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये इंप्रेशन ना बने कि साहब अगर 2 एक दूसरे के मल्टीपल हैं तो फिर 2 मेनी का केस वैलिड होगा, नहीं, 2 मेनी का केस हमेशा वैलिड होगा, 2 मेनी हमेशा क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो
क्या तीन पिवट एलिमेंट्स आ जाएंगे? नहीं आएंगे ना तीन, इसलिए कि दो आएंगे। तो दो पिवट एलिमेंट का मतलब ये हुआ कि एक कॉलम जो है वो नॉन पिवट कॉलम होगा, और नॉन पिवट कॉलम ही तो फ्री वेरिएबल्स होता है, और फ्री वेरिएबल्स जीरो के अलावा होता है। तो लिहाजा ये टू मेनी के केस में क्या हुआ, वेक्टर्स आर डिपेंडेंट। वही ना, लेकिन जब फ्री वेरिएबल हो तो आप उसमें आपका दिल ये नहीं चाहता कि उसको जीरो दें। अगर आपको जीरो देंगे तो फिर कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, जीरो जीरो तो हमेशा होता है। हाँ, उसको आप नॉन जीरो देंगे ना वैल्यू, फिर डिपेंडेंसी। अच्छा, ये आपने बिल्कुल सही कहा। देखें, हमें जब डिपेंडेंसी होती है ना तो दो सवाल हो जाते हैं। एक तो डिपेंडेंसी यस, दूसरा डिपेंडेंसी रिलेशन। उसके लिए फिर आपको नॉन ट्रिवियल वैल्यू देनी पड़ेगी, किसको? फ्री वेरिएबल्स को, वरना नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? डिपेंडेंसी रिलेशन नहीं आएगा, लीनियर इंडिपेंडेंस। इसीलिए जो होता है ना टू मेनी, बाज लोग बड़े खुश होते हैं कि यार सर ने अगर टू मेनी का सवाल दिया तो मैं 1 मिनट में कर दूंगा, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि सर सारे वो दो पार्ट देंगे। पहले पार्ट में तो वही पूछ लेंगे, दूसरे में कहेंगे डिपेंडेंसी रिलेशन बताओ। तो अब तो आप फंस गए, अब तो आपको पूरी तरह सॉल्व करना होगा। राइट, ओके जी। और ये हमेशा होता है, जब भी डिपेंडेंसी होती है ना तो उसके साथ वो लगा होता है पख। कौन सी पख? डिपेंडेंसी रिलेशन। लेकिन इक्वेशन से करोगे तो क्या एडवांटेज आएगी? आप खामा वेरिएबल लिख रहे होगे x1 x2, अपना आप टाइम जाया कर रहे होंगे ना। आप तो यार कंप्यूटर साइंस के, आप ये सोचें जब कंप्यूटर में आप सिस्टम सॉल्व करते हैं, क्या उसमें x1 x2 डालते हैं? उसमें तो जगह ही नहीं होती। उसमें क्या डालते हो? कोफिशिएंट डालते हो ना, 1 2 3 4, पहली रो दूसरी रो, राइट ना। उसमें वो इक्वल का साइन डालते हैं ना, आप उसमें ब्रैकेट्स लगाते हैं। अंडरस्टैंडिंग चल रही होती है कि पहले जो नंबर्स हैं वो ए हैं और आखिरी जो कॉलम है वो क्या है? बी है। और ये अंडरस्टैंडिंग भी चल रही होती जबानी कि ये इक्वल का साइन भी है। ऑलराइट, ये हो गया 9। ओके, 9 के बाद जाहिर है 10 आता है। ऑलराइट, अच्छा, अब ये वही चीज आ गई, कौन सा? एग्जाम्पल्स आ गए। तो जरा बता दीजिए जनाब, ऊपर ही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क पॉसिबल। यानी कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स ना यूज करें, क्या यूज करें? कॉमन सेंस यूज करके बताएं। क्या बताएं? कि ये सेट डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। जरा पहले ए वाला बता दो, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? वजह क्या है? हाँ, वजह ये है कि अगर ये डिपेंडेंट होते ना तो ये सारे रेशियो सेम होते हैं। यानी ये रेशियो तो आ गया ना 3, ये भी आ गया 3, लेकिन ये रेशियो 1 आ रहा है ना। सीधी सी बात है यार, अगर ये मल्टीपल हैं तो फिर ये वाला नंबर यहाँ से जब ही आ सकता है ना जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करें। लेकिन दो नंबर तो आ जाएंगे ऊपर वाले 9 6, नीचे वाला नहीं आएगा। जब 1 को आप 3 से करोगे तो क्या आएगा? 3 4 तो नहीं आएगा ना। तो आपने सही कहा, ये क्या है? इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, इंडिपेंडेंट। इसका बता दीजिए आप भी का। क्या है वजह? टू मेनी केसेस हो गया ना, वही टू मेनी केसेस, टू मेनी वेक्टर्स, टी डबल ओ, टू मेनी। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि सर बड़े जालिम है, वो ये नहीं कहेंगे, यहीं पे नहीं छोड़ देंगे जानू, कहेंगे अगर टू मेनी है तो कहेंगे डिपेंडेंसी रिलेशन। अभी ये इस केस में बहुत मुश्किल से निकलेगा, इसलिए कि 5 बाई 5 है ना। मतलब वो ये ना यार, 5 बाई 5 25 नंबर है, आप एक रिड्यूस करोगे तो टाइम तो लगेगा ना। यही तो मैं भी कह रहा हूँ। लीजिए, वो अभी से उनको बुखार चढ़ गया। फाइनली आज के लिए इतना क्यों करें, अब ये बस खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है भाईजान। हाँ जी, ये ऊपर वाला क्या है? क्या है? डिपेंडेंट है ना। वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। ये डिपेंडेंट क्यों कह रहे हैं? डिपेंडेंट क्या रीजन दे रहे हैं? जीरो वेक्टर है। अच्छा, अगर जीरो वेक्टर हो ना और डिपेंडेंट हो तो फिर डिपेंडेंसी रिलेशन के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप बता दो इसका डिपेंडेंसी रिलेशन क्या होगा? 0 टाइम्स v1 प्लस 0 टाइम्स v2 प्लस 1 टाइम्स v3।
ये डिपेंडेंसी रिलेशन है, ठीक है। अच्छा जी, ये जेंटलमैन क्या कहा? ये इंडिपेंडेंट है भाई, वन नॉन जीरो वेक्टर इज इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट है ये वाला सेट, लेकिन अगर ये वाला सेट होता 0 0 0 फिर डिपेंडेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाता है? डिपेंडेंट। ओके, अच्छा जी, यहाँ पे बताओ क्या हो रहा है। ये ज्योमेट्रिकल, ये क्वेश्चन क्या है? ज्योमेट्रिकल इन नेचर है। कंसीडर द सेट ऑफ वेक्टर्स v1 v2 v3 v4। ये देखिए दिए में सारे दिए में वेक्टर्स, ये v4 इधर जा रहा है, ये v1 है, v2 है, v3 है। अच्छा, इसको आप दो तरीकों से कर सकते हैं इस सवाल को। वही मैंने कहा ना, ये तो टू मेनी केस हो गया ना, इसलिए कि एंट्रीज कितनी है? 3 है, और वेक्टर्स कितने हैं? 4 हैं, तो ये टू मेनी के हिसाब से हो गया। लेकिन आप ऐसा करो ना यार, इस सवाल को इसी के अंदाज में जवाब दो ना। कहने का मतलब है कि ये जो पिक्चर बनाई है इसकी मदद से आप जवाब दें। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। असल में आप पता क्या कर सकते हो? आप कह सकते हो कि द फिगर सेज v3 इज इक्वल टू समथिंग v1 प्लस समथिंग v2। अब मुझे ये समथिंग बता दें, यहां क्या लिखूं और यहां क्या लिखूं? वो ग्रिड बनाया है भाई, इसीलिए है। v1 को किससे मल्टीप्लाई करूं? ये लिख तो दिया 3। v2 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 से। ओ भाई, ये v2 है ना, ये यहां तो यहां तक v2 है ना, ये कितना हो जाएगा? 2v2 हो जाएगा। सही है। ये कितना है? v1, तो ये कितना हो जाएगा? 3v1। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा? v3 आ जाएगा। तो मैं कह रहा था ना कि आपका वो जवाब सही था, टू में नहीं, लेकिन इसके हिसाब से दें ताकि समझ में आए कि दूसरा एंगल क्या होता है। दूसरा एंगल यही है ना कि भाई माना 4 वेक्टर्स हैं, लेकिन एक वेक्टर कौन सा? v3, बाकी दो का क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन। v4 कुछ भी होता रहे, वहीं से डिसाइड हो गया कि सेट इज डिपेंडेंट। ठीक है, आसान वही था जो इन्होंने कहा था, टू मेनी का केस है। हैं? क्या चीज? वो तो बहुत आसान है। देखें, ये जो है ना, ये बता रहा है यूनिट इन द एक्स एक्सिस, ये 1 यूनिट है। ये क्या है? एक और 1 यूनिट है, तो ये टोटल कितना हो गया? 2v2 हो गया ना। सिमिलरली ये एक यूनिट है, यही v1 है ना, लेकिन यहाँ से 2 यूनिट हो गए, यहाँ से 3 हो गए, तो टोटल कितना हो गया? 3v1 हो गया। 3v1 हो गया ना। ठीक है, तो लिहाजा, और ये क्या बन गया? ये पैरेललोग्राम बन गया। ओके, हो गया जी। हाँ ठीक है यार, इसको खत्म करो यार, बाद में फिर हम नया काम करेंगे। अभी है ना 5 मिनट। नींद आ रही है ना, तो नींद भगा देता हूँ। 4 मिनट में क्या 1.8 नहीं, 1.8 नहीं स्टार्ट कर रहा, बस इसी को खत्म कर रहा हूँ। ये तो वन, देखें थ्योरम 7 सिर्फ ये कह रही है, आप यहाँ तक आ गए हो ना यार, 11-12 स्लाइड्स, 1 दर्जन स्लाइड्स पढ़कर आए हो, बहुत कुछ आ गया दिमाग में। 13 जो है, 13 के बारे में बड़े लतीफे हैं कि आप अमेरिका चले जाएं तो 11 फ्लोर के बाद, 12 के बाद 14 फ्लोर आता है, 13 होता ही नहीं है। ठीक है ना, बॉस पता नहीं क्या कहते हैं वो। मैं कहता हूँ ये सब बकवास है। मैंने जो अपना एक मकान छोटा सा खरीदा था, उसका नंबर है B13, मैंने फौरन ले लिया था। लोग कह रहे थे कि मनूस होता है, मैंने कहा सब बकवास है भाई, मनूस मनूस कुछ नहीं होता। तो ये जो स्लाइड है ना, ये मनूस नहीं है, ये बड़ी समराइज कर रही है। क्या कर रही है? समराइज कर रही है 12 स्लाइड्स को। अब आप मुझे बता दो कि जब आपके पास, फर्ज कर लें 4 वेक्टर्स हैं, क्या है? 4 वेक्टर्स हैं और वो डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब फिर ये होगा ना, क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब यही होगा ना, एक तो वो मैथमेटिकल मतलब है कि साहब वो बनाएंगे रिलेशन 2x1 x2 में कम से कम एक नंबर क्या होगा? नॉन जीरो। इसका एक और भी तो मतलब है। क्या मतलब है? कि अगर आपने ये वाली चीज बनाई है ना, ये बनाया, क्या बनाया? x1 v1 प्लस x2 v2 ब्ला ब्ला ब्ला, और अगर ये क्या है? डिपेंडेंट है, तो फर्ज कर लें कि ये वाला चीज जो है ना, ये वाली चीज जो है, ये आखिरी नॉन जीरो है, उसके आगे सब जीरो है। क्या कह रहा हूं मैं? इसको x3 कर लें। भाई जब आपसे कोई कह रहा है, क्या कह रहा है? इनमें एक नंबर नॉन जीरो है ना, तो इसका मतलब है कि
कहीं पे नॉन जीरो आएगा, उसके बाद क्या होगा, सब जीरो होंगे, हो सकता है आखिरी नंबर भी नॉन जीरो, ठीक है। अब एक काम करें, अगर ये सारी चीजें जीरो हैं, फिर आप ये वाला जो नॉन जीरो है, इस वेक्टर को, किस वेक्टर को, v3 को आप लिख सकते हैं ना एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 एंड v2। यही तो कह रही है थ्योरम, ये थ्योरम ये कह रही है कि अगर 10 वेक्टर्स डिपेंडेंट हैं तो कम से कम एक वेक्टर जो है ना, वो जो पीछे गुजर गए हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा जा सकता है, बस ये कह रही है। समरी है ये, है भी खत्म हो गया यार, चलो शुक्र। तो ये क्या था 1.7, अब 1.8 और 9 इंशाल्लाह अगले वीक पे करेंगे।